अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्तु काज़मी और हमारे साथ पाकिस्तान से मेजर नदीम है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और जी, भारत अस्सलाम से वालेकुम। आपके जाने-पहचाने कर्नल शैलेंद्र साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, आप नमस्कार आब्दुल काजमी जी, आपको नमस्कार और मेजर नदीम को आदाब आदाब अर्ज सर, है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपके थ्रू पूरी आवाम पाकिस्तान को आदाब अर्ज है और भगवान करे, अल्लाह करे कि ये साल कम आमीन। से कम आप और हम प्यार से गुजारें। बिल्कुल इंशाअल्लाह। ऐसा है सर, और मुझे लग रहा है कि ट्रम्प भी यही चाहते हैं, इसीलिए वो आप लोगों को छोड़-छाड़ के दोनों कंट्रीज़ को और वो वेनेज़ुएला की तरफ निकल गए। तो अगर हाँ, ट्रम्प ये यहाँ पे अच्छा ही होगा। छेड़छाड़ ना करे तो अमन रहेगा। तो सबसे अमन पहले है। बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करती हूँ मेजर नदीम के आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से अटैक हुआ है और एक प्रेसिडेंट को उठा के ले जाया गया, पाकिस्तान क्या अब स्टेटमेंट देगा कोई ट्रम्प के अगेंस्ट के गलत किया उन्होंने, या आपको लगता है नहीं अभी हमारे नहीं, क्योंकि बहुत से मतलब फंसे हुए हैं तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे? नहीं, देखिए, कंट्रीज जो स्टेटमेंट देती हैं वो अपने जो भी उनके स्पोक्स पर्सन होते हैं। हमारा जो स्पोक्स पर्सन उस्मान जदून साहब ने यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत अच्छी कंडेमनेशन की है इसको, इस एक्ट को कंडेम किया और उन्होंने कहा है कि दिस इज एन एग्रेशन, दिस इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन और इट इज अगेंस्ट दी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ वेनेजुएला और आप कह लें कि उसकी सोवरेन इंटेग्रिटी। तो किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी और ये जब पामाल हुई है उसके ऊपर हमने उसको कंडेम किया और हमने कहा है कि ये एक गलत प्रेसिडेंस इज गोइंग टू बी सेट और इट विल इरोड दी फाउंडेशन, द ग्लोबल फाउंडेशन, जो ग्लोबल इस वक्त फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरा इस वक्त यूनाइटेड नेशन खड़ा हुआ है और हमारी जो सारी रास्तें हैं उसके ऊपर, उसकी फाउंडेशन को आप जो है वो इरोड कर रहे हैं और आप खराब कर रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा, ये हमने कंडेम किया। और जहाँ तक ताल्लुक है वेनेजुएला का तो वो तो आपको पता ही है कि ट्रम्प साहब ने बहुत अर्ज पहले भी इसको धमकी दी थी और 10 साल से उसके ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, 10 ईयर से। और दूसरा मैंने एक चीज़ देखी है, अगर इसकी हिस्ट्री आप देखें अमेरिका की, तो एक तो आपने देखा कि अब तक कोई 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर ये इन्वेजन कर चुके हैं, इनका तो काम ही यही है। क्योंकि ये एक तरह से गैंगस्टर हैं और ज़ाहिर है सुपर पावर है तो दे एक्ट लाइक समटाइम दे एक्ट लाइक गैंगस्टर्स। अभी इस दफ़ा ये हो गया है कि दे आर एक्टिंग लाइक गैंगस्टर्स, दे आर एक्टिंग लाइक रॉबर्स, ठीक है? ये रॉबर्स भी हैं और इनका अब जो प्लान है, जो इस दफ़ा इन्होंने किया है कि गलत प्रेसिडेंट सेट की है और इसके अंदर सिर्फ़ एक ये बाकी काम तो ये हमेशा करते रहे हैं, एक मिस्टेक इनसे ये हुई कि उसको उठाकर जो है किडनैप करके अमेरिका ले आए और उसका रीज़न ये देते हैं कि जी वहाँ की अदालत ने जो है उनके वारंट जो है वो निकाले हुए थे। अगर ये उनको वहीं रखते तो मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम जो आप कह रहे हैं कि इस वक़्त जो पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, वो शायद ना होता, क्योंकि वैसे तो ये जाकर इराक के ऊपर आप देखें 2-3 दफ़ा ये कर चुके हैं, ईरान के ऊपर 2-3 दफ़ा कर चुके हैं 1959 से और ये अभी तीसरी दफ़ा ये चौथी दफ़ा करने जा रहे हैं दोबारा रिजीम चेंज का। फिर एक चीज़ मैंने नोट की है कि ये रिजीम चेंज जहाँ भी करते हैं, वहाँ ऑलरेडी अपराइज़िंग जो है एक थ्रेशोल्ड अचीव कर चुकी होती है, जो वहाँ की अवाम की अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो भी प्रेज़ेंट गवर्नमेंट होती है। आप अगर वेनेज़ुएला को देखें तो इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, कैरिबियन साहिल लगता है और पाकिस्तान के जितना उसका रकबा है ऑलमोस्ट 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का शायद फ़र्क है। हमारा अगर 8 लाख समथिंग है, 80 है तो उनका 9 लाख 6 हज़ार है। फिर भी हमारी उनकी करेंसी भी तकरीबन बराबर है इस वक़्त। ₹1 का जो है वो रुपीज़ है, जैसे वो हमारा जो से है वो तो उनका जो है वो अ, बोलीवार जो है वो भी 1.1 है, थोड़ा-सा हमारे से। हाँ, उनकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मेरे ख़्याल में 200 से भी प्लस है, 250 है और टैक्स टू जीडीपी रेशियो उनका आप देखें कि 250 परसेंट पे इस वक़्त आया हुआ है। तो मुल्क तो बहुत इस वक़्त क्राइसिस का शिकार है और 80,000 लोग अब तक वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं विदिन अ ईयर, तो बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो इनको पता था कि वहाँ की आवाम जो है वो कुछ नहीं कहेगी और अगर इस तरह का वो एक्ट करेंगे, लेकिन इनको कंडेमनेशन उस शायद वेनेज़ुएला से इतनी नहीं मिली, जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिली है और उसका रीज़न वही था कि ये उसको बदमाशों की तरह उठाकर किडनैप करके उसकी बीवी को भी और उसको ये ले आए। अगर ये उसको वहीं रखते और वहीं पनिश कराते तो कोई मुश्किल नहीं था, ये सारे टारगेट्स वो उस तरह से भी अचीव कर सकते थे। लेकिन ट्रम्प का थोड़ा-सा इमेज है एक गैंगस्टर का, ही वांट्स टू शो वो धुरंधर मूवी वाला, तो वो उस तरह का शो करना चाह रहे थे और उन्होंने वो काम किया और अब
ये एक 6th जनरेशन वॉर की तरफ दुनिया जा चुकी है, मैं समझता हूँ। ये पहले भी थी, मीर जाफर का रोल जो गद्दारों का है वो आप देखें कि उस वक़्त भी था। लेकिन अब थोड़ा-सा एडवांस हो गया है। आपने ईरान-इज़राइल की जंग में देखा किस तरह से उनकी जो बड़ी मिलिट्री लीडरशिप उसको टारगेट किया इज़राइल ने, मोसाद ने। और अभी इस दफ़ा भी यही हुआ कि पूरा उनका जो मैं समझता हूँ कि जो आर्मी चीफ से लेके और डिफेंस मिनिस्टर से लेके और ये जो अभी नायब सदर से लेके मेरे अपनी ज़ाती राय है, ये सब जो है ऑलरेडी जो है वो अमेरिका के एक बिक चुके थे ये लोग पहले से ही, और उन्होंने इनको उनकी तमाम खबरें दी कि वेयर इज़ ही नाउ, व्हाट ही इज़ डूइंग, और उसके ऊपर उनके लिए बड़ा ईज़ी रहा। और दूसरी चीज़ इंडिया के लिए इसमें एक लेसन है, चलते-चलते मैं बताता चलूँ कि ये जो रशियन हार्डवेयर था, वो बिल्कुल बैठ गया। यानी S-300, सखोई, ठीक है ना? आप देखें कि Su-30 और ये सब उनके पास थे, और पूरा इंडियन एयर डिफेंस, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था जैसे इंडिया में लगा हुआ है। जैसे हमने उनका जो डिफेंस सिस्टम इंडिया का हमने तबाह किया, इस तरह से वो भी खामोशी से बैठ गया और उसने कोई रिएक्ट नहीं कर सका एयर डिफेंस सिस्टम, और वो आराम से वो 150 तैयारों के साथ और हेलीकॉप्टरों के पूरे फ्लीट के साथ आए और उसको उठाकर ले गए। तो ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो गई। लेकिन अमेरिका इस वक्त जो ट्रम्प है वो उसको एक गैंगस्टर के तौर पे डील कर रहा है। और ग्रेट अमेरिका अगेन का मतलब ये है कि टू ग्रैब दी रिसोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज, प्रेफरेंस ही इज गिविंग टू द नियर बाय कंट्रीज। मेरे हिसाब से प्रेफरेंस ये भी है कि वीक कंट्रीज वेयर दी अपराइजिंग इज ऑलरेडी हैज अचीव्ड अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, उन कंट्रीज के ऊपर ये जा रहे हैं। और सेकंड ये भी हो सकता है कि अगर ईरान को टारगेट करना है तो ये सप्लाई लाइन इन्होंने अपनी सिक्योर कर ली है, ईरान को अब टारगेट कर सकते हैं कि ऑयल की सप्लाई लाइन की अभी क्लियर हो। बिल्कुल, मैं यही सवाल लेकर जो है वो कर्नल साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन सर आपने मोदी जी को जो है वो मिला दिया ट्रम्प के साथ और कहेंगे कि जी ट्रम्प एक गुंडागर्दी करते हैं। तो मैंने आज तक नहीं सुना कि भारत में किसी को उठाया गया हो, मिसिंग पर्सन्स का इशू रहा हो, या डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तरह इनके ऊपर मोदी जी के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगा हो कि किसी कंट्री के ऊपर अटैक करके और उठा के ले गए हो। हालांकि ये और बात है कि आप कई लोग भारत में जो कि जाहिर है की शरारत में ही वो कह रहे हैं कि हाफिज सईद को और मसूद अजहर को उठा के ले जाना चाहिए पाकिस्तान से, लेकिन मेरे ख्याल है कर्नल साहब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। We are not Venezuela now. जय हिंद, नमस्कार। आरजू काजमी जी, एक बढ़िया सी बात बताऊंगा। आपने एक शुरुआत में बोला जो शायद मेरे ख्याल बड़ी अच्छी स्टेटमेंट हो सकती थी। आपने बोला कि पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलना चाहिए। कई बार साइलेंस इज गोल्ड, एंड आई थिंक अगर मैं पाकिस्तानी होता और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात करता, कभी कभार चुप रहने में बहुत बड़ी भलाई होती है। क्योंकि कोशिश करिएगा कि आपकी ये वाली जो प्रोग्राम की जो लिंक है ना, वो एक तो ISI तक मत जाने दीजिएगा, नहीं तो नदीम साहब तकलीफ में आ जाएंगे। उससे भी बड़ी बात है US मत भेज दीजिएगा। आपका तो कनेक्शन ट्रम्प के साथ डायरेक्ट है कि देखिए जी ये ट्रम्प के बारे में नदीम ऐसे बोल रहा है। तो आई डोंट वांट टू लूज अ ब्रेव सोल्जर फॉर पाकिस्तान, ही शुड रिमेन देयर। आ गई बात एग्रेशन की। आई थिंक थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ हम बात कर सकते हैं। एग्रेशन होता क्या है? एग्रेशन आप और मैं टीवी पर बैठकर अभी भी कर सकते हैं। आई कैन बी एग्रेसिव, आई कैन डू दैट एग्रेशन। अगर एक कंट्री की सोवरेनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आप बात कर रहे हैं, अगर उसको आप लेकर चलें तो उसको सोवरेन रखने के लिए उसको जिम्मेदार भी तो होना चाहिए। भाई आप सिर्फ ये इस प्रिटेक्स्ट पर काम नहीं कर सकते जिंदगी में कि नहीं यार मैं करूंगा सारा कुछ गलत, लेकिन मैं सोवरेन हूं, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं करना चाहिए। नो, दैट इज नॉट अ फेयर वन टू द वर्ल्ड। बिकॉज अगर देखिए इस समय हम इवेलुएट कर रहे हैं, मैं ब्लेम गेम में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको एक बड़ा फ्रैंक एक अच्छा इवेलुएशन और एनालिसिस दे रहा हूं। अगर US ट्रम्प और एज अ कंट्री बात करता है कि मदुरो जो है वो नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, तो आपने जब मदुरो साहब आपने जब ये अपने ड्रग्स और ये ड्रग्स का टेररिज्म सो कॉल्ड US में डाला है, तो हैव यू नॉट वायलेटेड द सोवरेनिटी ऑफ दैट कंट्री? आपने अगर ब्लैक वाला जो तेल है, जो इलीगल वाला तेल है, वो बेचा है आपने
ड्रग्स बेचे हैं और इस पैसे को ईरान के साथ मिलकर हमास, हुती, हिजबुल्ला इन सबको दिए हैं, आर यू नॉट वायलेटिंग द सोवरेनिटी ऑफ दैट कंट्री? आपको भी तो हक नहीं होना चाहिए ना, चाहे आप पैसे से मदद करें चाहे टेररिज्म से मदद करें। इसमें आई एम वेरी श्योर इवन मेजर नदीम विल एग्री विद दैट। कोई कंट्री स्पेसिफिक बात मत करिए, ये ऐसा मोरालिटी की बात करिए, इंसानियत की बात। तो आपकी जो सोवरेनिटी का अगर एग्रेशन हुआ है तो वेल व्हाट हैव यू डन अबाउट इट? एग्रेशन आपके पास अभी तो उन्होंने गिनवा भी दिए कि आपके पास एयर डिफेंस था, फिर वो क्यों नहीं आपने चलाया? आपके पास वो 30 सुखोई जहाज थे, वो भी क्यों नहीं चलाए? आपके पास पहले से यूएस वाले जहाज भी हैं, कम से कम उन्हीं को चला लेते, क्योंकि नदीम ने रशियन वाले की तो टायर पंचर कर दिया है, इसलिए वो नहीं चल पाए शायद। सो ओवरऑल अगर आप बात करें तो एक बहुत क्योंकि जब हम किसी कंट्री स्पेसिफिक बात करेंगे तो ब्लेम गेम में तो फिर ये भी आ जाता है कि अगर किसी का कोई चीज काम नहीं करी तो डज दैट मीन कि तैमूर मिसाइल जो है वो मिसगाइड होकर टारगेट छोड़कर कहीं और लग गई क्योंकि उसमें चाइनीज पार्ट लगे हुए थे? ये ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, इसमें बड़ी प्रैक्टिकलिटी लेनी पड़ेगी। और अपने आप नदीम ने खुद ही कह दिया कि वहां के प्राइम मिनिस्टर भी मिले हुए थे, कि ये भी मिले हुए थे और वो भी मिले हुए थे, इसलिए वेनेजुला कुछ नहीं कर पाया। सो ये वो वाली बात है कि क्योंकि अगर एक अच्छी बात कर ले तो मैंने इसलिए बोला है कि नदीम को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। अगर ट्रंप गैंगस्टर है, रॉबर है, तो ये गैंगस्टर और रॉबर के साथ तो इस समय सबसे ज्यादा पट रही है आपके रॉबर की और गैंगस्टर की। मुनीर साहब की पट रही है, मेरी तो नहीं पट रही जैसा आप बता रहे हैं। तो भाई अब आप बताइए गैंगस्टर का भाई कौन या गैंगस्टर का दोस्त कौन? अनदर गैंगस्टर। लॉजिकली बात करें तो रॉबर, हु इज रॉबिंग हुम? अगर आपको लगता है कि ही इज अ रॉबर एंड ही इज अ गैंगस्टर एंड ही इज अ लुटेरा, तो वो आपके रेयर अर्थ मटेरियल को लूट के ही तो ले जाएगा। और इसका मतलब ये है कि आपके मुनीर साहब बलूचिस्तान से उसको लुटवाएंगे और तो कहीं है नहीं आपके पास रेयर अर्थ मटेरियल। सो लेट अस अपनी कंट्री को ब्लेम मत करो, इतना ज्यादा एक्सपोज हो जाओगे। इसलिए मैंने पहली बार बोला था कि ना बोलना कई बार अच्छा होता है। अब आगे बात, एक जगह आपने बात करी कि दूसरी और तीसरी, वेल दूसरी और तीसरी स्ट्राइक पता नहीं हो या ना हो, कहीं ये तो फिक्र नहीं है कि चौथी और पांचवी स्ट्राइक कहीं और कोई और कर दे। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आरजू काजमी जी बड़े हौसले के साथ एकदम से सच बोल पड़ती हैं, तो इसलिए मैं उनको भी रिकमेंड करता हूं कि मत बोला करो। आपने सीधे ही एक्सपोज कर दिया कि नेक्स्ट नंबर हाफिज सईद का है कि मौलाना मसूद का है, तो ये गलत बात है। आप प्लीज उनको वार्न मत करा करो, दे विल स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशंस, जो अपने आप में अच्छा नहीं होगा। रिजाइम चेंज इन्होंने बोला है, अच्छी बात है। रिजाइम चेंज 60 बार करी, 70 बार करी, इसी साल में 7 बार करी, स्ट्राइक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये उन्हीं जगहों पर क्यों होती है जहां डिस्प्यूट होते हैं, कि अगर बात चल रही है कि लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, इन्फ्लेशन हाई था, ये है वो है ये, तो वुड यू मीन कि पाकिस्तान ऑल्सो इज इलिजिबल फॉर इट? क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम वहां पर भी है। भाई आपके यहाँ भी इन्फ्लेशन कोई कम तो है नहीं, आपके यहाँ भी ऐसा कहा जा रहा है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप ही के यहाँ कहा जा रहा है कि आवाम के ऊपर बड़ा अत्याचार है, उनके ऊपर आप देख रहे हो एक प्राइम मिनिस्टर बेचारा अंदर है, तो उसके खिलाफ भी उसकी बहनों को आप मिलने नहीं दोगे, ये नहीं करने दोगे, वो नहीं करने दोगे। तो किसी तरह का अगर अत्याचार हो रहा है तो वो तो वहां भी हो रहा है। वुड दैट मेक अ डिफरेंस कि आप भी इलिजिबल हैं? और इसीलिए मैं अगेन कहता हूं, पाकिस्तान के चुप रहने में काफी भलाई है, बहुत ज्यादा भलाई है। क्योंकि अगर आप एक जिम्मेदारी के साथ एनालिसिस लेकर चलें, ये चीज का होना, इसका एक जो बोल सकते हैं ट्रेलर, वो उसामा के टाइम में दिख गया था कि आपके यहां ऐसा हो सकता है, किसी को कोई आ सकता है, किसी को उठाया जा सकता है, किसी को गिराया जा सकता है। सो ऑब्वियसली आपके यहाँ ये होना मोर पॉसिबल हो जाएगा अगर बात करने पर आ जाए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने बोला मोदी गैंगस्टर। वेल लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन, मत इंसाइट और एक्साइट करो मोदी को कि ये इस तरह की गैंगस्टरबाजी एक्चुअली अलाउड है। क्योंकि आपको भी मालूम है, अगर ये गैंगस्टर वाली बात मोदी दिल पर ले लें और आपके यहां कुछ कर दें, फिर क्या करेंगे?
क्योंकि अगर गैंगस्टर हैं हम तो सिर्फ आप ही के लिए है और किसी के लिए नहीं है दुनिया में। कहीं किसी ने कुछ नहीं बोला मोदी के खिलाफ, सिर्फ एक कंट्री। अगर यही वाली बात है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है ना। मदुरो क्या बोलते थे, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, करके दिखाओ क्या करो, हो गया ना। अब कोलंबिया वाला बोल रहा है प्रेसिडेंट कि नहीं जी मुझे पकड़ के दिखाओ, मैं देखता हूं, आप देख लेना किसी दिन उसका भी नंबर। तो डोंट इनवाइट ट्रबल, क्योंकि इन माय केस लेट मी टेल यू वन थिंग, इंक्लूडिंग आरजू काजमी जी सपोर्ट करेंगी कि अगर पाकिस्तान की धरती से वो जो बोलते हैं ना नफरत का बोझ हाफिज और मसूद अगर उठ जाता है तो एक्चुअली आपकी भलाई होने वाली है। हमारा तो छोड़ दीजिए, इवन पूरी दुनिया की भलाई उसमें है इन्वॉल्व। सो हमारे लिए कोई अपोज नहीं करेगा। यहाँ तो आप देख रहे हो फिर भी सेरेमोनियली लोग अपोज कर रहे हैं। सो डोंट टेक दिस पंगा टू कॉल मोदी जी एज अ गैंगस्टर, बिकॉज इफ ही एक्चुअली बिहेव्ड लाइक वन, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर ये भी जरूर मेजर साहब आपसे भी पूछना चाहूंगी। आपने सुना कर्नल साहब को, और यकीनन यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि आप बार बार पंगे ना ले। वो जैसे कहते हैं ना, पंगा इज नॉट चंगा, तो सर पंगा ना ले, पंगा इज नॉट चंगा। लेकिन सर जो आज 2 दिन पहले जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उससे हमें ये लगा कि बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि शायद हम अभी भी उसी जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस हुए थे। तो क्यों हम उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे? बार बार धमकियां लगाना, बार बार बढ़के मारना, हम ये कर देंगे, हम इतने जहाज गिरा देंगे, ये कर देंगे। सर अब थोड़ा अमन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? देखिए, अमन की तरफ तो बिल्कुल हम जाना चाहते हैं। हमने सार्क का फोरम इसी मसले के लिए, हल के लिए बनाया था। आप देखें कि इंडिया ने उसका बाइकआउट किया। हमने हमेशा कहा कि जी टेबल टॉक्स पर आप आएं। अब जब तक बात नहीं होगी हम नहीं आगे नहीं चल सकते। जब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि टेबल टॉक्स में नहीं आना, तो इसीलिए ज़ाहिर है हमने फिर मीडिएटर्स को भी कहा। मीडिएटर से वो बिल्कुल भागते हैं, दे डोंट वांट, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्लेबिसाइड हो गया यूनाइटेड नेशन के तहत इनके जो इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर, तो ये वो लूज कर जाएंगे। तो अमन की तरफ ये खुद नहीं आ रहे। हमने तो कई दफ़ा इनको ऑफर दी हैं। फिर आप देखें कि इनके जो एक्शंस हैं, एक्शंस इस तरह से हैं कि आप देखें कि इन्होंने कश्मीर के अंदर जिस तरह से वो आर्टिकल 370 रिवोक किया, ठीक है, और उनसे जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट भी छीन लिया, इंटरनेट उनका बंद किया। तकरीबन 9 लाख फौज इस वक्त डिप्लॉयड है। अगर ये आपके से किसी का टीवी ऑन है क्या? क्योंकि आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। मेरा तो कोई टीवी ऑन नहीं है। अच्छा, क्योंकि बैकग्राउंड से थोड़ी वॉइस थी, पता नहीं। हाँ, मुझे भी फील हो रही है, लेकिन वो मेरे इस तरफ कहीं पे भी नहीं, मेरे रूम में कोई टीवी नहीं है आसपास। ओके, नहीं फिर हो सकता है कर्नल साहब की तरफ से। जी जी, आप बात कीजिए सर। तो ये इसमें वही बात है कि हम देखें, अमन को तो वी मस्ट गिव पीस अ चांस। हमेशा जंगों के जो मसाइल हैं या मसले हल हुए हैं वो टेबल के ऊपर ही हुए। लेकिन क्योंकि इंडिया का रोल जो है वही है कि वो समझता है कि जी हम बहुत पावरफुल हैं, और जहाँ तक ताल्लुक है उसी पावर की बेस के पर उन्होंने एक रूड सा, गैंगस्टर तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक रूड रवैया उन्होंने ज़रूर अपना लिया है। और उस रूड रवैये की वजह से आप देखिए कि तमाम नेबर्स के साथ उनका जो रवैया है वो है टू डेटर, ये हर किसी को डेटर करते हैं। चाहे श्रीलंका हो, आप देखिए उनसे नाराज है, बांग्लादेश के साथ आप देख लें नाराज है, और जितने भी कंट्रीज हैं, मालदीव ले लें, भूटान ले लें, ठीक है, नेपाल मजबूरी है, तो इस तरह सिक्किम, ये सारे एरिया जितने भी नेबर्स हैं इंडिया के, आप देखें कि वो इस वक्त इसके इसी डेटरेंस के टू डेटर जी द नेबर्स पॉलिसी की वजह से सब लोग हैं। क्योंकि इनके ज़ाहिर है कि एक बड़ा मुल्क था, $80 बिलियन का इनका बजट है, पाकिस्तान का 8 बिलियन का है। अब 8 बिलियन कहाँ, 80 बिलियन कहाँ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इनको पछाड़ दिया ऑपरेशन सिंदूर। तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा इनको जो है वो एक खफ़त है। मैं समझता हूँ कि अभी इन सारी चीज़ों को भुला के हमारी जो इस वक़्त, क्योंकि टेक ऑफ पोज़ीशन है पूरी दुनिया में, इस वक़्त हम आप समझ लें कि ग्लोबली इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो राइज़ कर रहा है पूरी दुनिया, सिर्फ़ इसी वजह से कि उनको ये पता चल गया कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री। इसने इंडिया जैसे बड़े हाथी को $80 बिलियन का जिसका बजट है उसको पछाड़ दिया, और हर चीज़ में इक्वली रिस्पॉन्ड किया, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी हो, चाहे न्यूक्लियर हो। जो चीज़ इंडिया ने की, पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी 8 बिलियन के अंदर बना के दिखाया।
चाहे उनकी मिलिट्री हो, और वो लाख कहते रहे कि जी हमारा पोस्टर जो चाइना के लिए, चाइना के साथ ये पंगा लेते नहीं, पंगा हमारे साथ ही लेते, हम तो पंगा नहीं लेते। जहां तक ताल्लुक है कि ये ले जाएंगे किसी को, तो इट इज नॉट वेनेजुएला, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया को म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट दे रहा है, और एक लाइन लगी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर वो उसामा बिन लादेन यहीं से उठाकर अमेरिका ले गया था ना, उस वक्त क्या कर रहे थे आप लोग? मटर छील रहे थे? तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, देखिए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, और उसको आप, मैं भी डिग आउट करना नहीं चाहता, दिस इज नॉट द टॉपिक एट दिस मोमेंट। बहरहाल तो ये इतना आसान नहीं है अब, खास तौर पर पाकिस्तान, लेकिन सर तो हम इनको इस मामले में मिलिट्री मसल के तौर पर तो हम इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। हाँ, इसीलिए पंगे की कोई बात ही नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं, एटलीस्ट ये देखें, पाकिस्तान पूरा मैंने देखा है, और पूरे पाकिस्तान की इस वक्त लीडरशिप के साथ भी, ठीक है। मेरा हमारा पोस्टर इस वक्त यही है, देखिए हमारा पोस्टर डिफेंस है, हम डिफेंसिव फोर्स है, हमारी जो डॉक्ट्राइन है, मिलिट्री डॉक्ट्राइन, वो डिफेंसिव है। हमारा जितना भी डिफेंस का लगा हुआ है, जितनी एक्सरसाइजेज हैं, जितनी हमारी बुक्स हैं, ठीक है, आप अगर उनको देखेंगे टैक्टिक्स की, वो सब डिफेंस पर बेस करती है, जबकि इंडिया का तमाम पोस्टर ऑफेंसिव है। चाहे वो अभी देखिए उन्होंने एम्फीबियस ऑपरेशन की बात की, उन्होंने सरक्रीक में भी पहुंच गए, उन्होंने राजस्थान में भी आर्मर्ड डिवीजन और आर्मर्ड ब्रिगेड्स के साथ सर एयर मार्शल असगर खान साहब ने कहा था कि जितनी भी भारत के साथ जंगें हुई वो पाकिस्तान ने शुरू की, कोई एक भी भारत की तरफ से स्टार्ट नहीं की गई। सर ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप उनकी बुक पढ़ सकते हैं, उनके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। ये एयर मार्शल असगर खान साहब का स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ भारत ने किया। जी कर्नल साहब कुछ कहना है? मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ भारत ने किया, मैंने तो ये कहा कि भारत का पोस्चर ऑफेंसिव है। हम पीस के, वी वांट टू गिव डिप्लोमेसी अ चांस, वी वांट टू गिव पीस अ चांस। हम अभी भी कहते हैं कि आप बैठे और इसको खत्म करें, और ये दोनों कंट्रीज ऐसे होनी चाहिए जैसे शेंगन वीजा है कि जनाब ये पूरे सार्क में लोग घूमें। लेकिन सर आपके लिए तो सर बहुत आसान है, आप सिर्फ 2 लोग यहाँ से उठाकर भारत के हवाले कर दीजिए जो मुंबई अटैक वगैरह में इन्वॉल्व रहे हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर। हमारे भी हैं, देखिए ऐसे हमने भी उनसे मांगे, वो कर्नल साहब हमने भी उनसे मांगे कि आप बूटी साहब को हमारे हवाले कर दें, अजीत देवल को हमारे साथ हवाले कर दें। किसको चाहिए? कौन चाहिए? लोग इन्वॉल्व रहे। कौन चाहिए? कौन चाहिए? मोदी साहब, मोदी साहब चाहिए, और कौन चाहिए? अजीत देवल साहब चाहिए। अच्छा, अगर ये दोनों चाहिए ना तो पाकिस्तान की हस्ती टूट जाएगी, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन। हमसे भी ना मांगे। और बाय द वे यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की बात कर रही हैं वो, बट फिर भी चलिए, इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आरजू काज़मी जी बताया था कि आईएसपीआर ने काफी कुछ कह दिया, तो उनकी लास्ट लाइन पता है क्या थी? कि पैसा वसूल हो जाएगा, है ना। एक पहले पिछली बार पैसा वसूल हुआ था बांग्लादेश बनकर। आप क्या करना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। आपने बात करी टेबल की, बिल्कुल टेबल पर बात होनी चाहिए। शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट के तहत कुछ चीजें डिसाइड हुई थी, आप उसे मानने को नहीं तैयार हो कि यस इट इज अ बायलैटरल इशू, आप उसको डिसोन कर रहे हो, आप उसको हर बार वायलेट कर रहे हो। तो आपके साथ टेबल पर कौन सी टेबल पर बैठूं, हरे रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, मुझे नहीं पता। टेबल पर बैठ के खड़े हो जाऊं या उसके ऊपर खड़े होकर तांडव करूं, ये आपका पॉइंट है। आगरा में आपके मुशर्रफ साहब टेबल पर बैठकर बात कर चुके थे, लेकिन आपने उनको करने नहीं दिया। वो अब मुशर्रफ अगर कुछ कर रहे हैं, शिमला एग्रीमेंट को आप लोग नहीं मान रहे हैं, तो अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? उससे भी बड़ी बात आ रही है जो आपने कही है, क्या करा आपने? मीडिएटर। और हम बात करने से रिफ्यूज कर रहे हैं। किससे बात करूं? किससे बात करूं? पाकिस्तान में कोई एक प्राइम मिनिस्टर दे दीजिए जिसने 5 साल की हो, उससे मैं बात कर लेता हूं। चलो डन डन, 5 साल दे दीजिए आरजू काज़मी के शो को, अगले 5 साल मैं आरजू काज़मी से बात कर लूंगा। अगर आईएसआई उसे नहीं उठा लेगी, उसको प्रेशर में नहीं डाल लेगी। 10 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आईएसआई ने गायब कर दिया। मैं उनके साथ प्रोग्राम करता था, बाय द वे, मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं हवा में। आपने बात कर दी 370 की, 370 मेरा स्टेट है, मैं जो मर्जी है करूं। क्योंकि बड़ी बात, प्रूफ दे रहा हूं। सक्षम वैली आपकी थी नहीं,
Who the hell were you to give it to China? पता है आपने क्यों दिया? क्योंकि आपको मालूम था बहुत बुरी तरह से पिटाई होगी अगर आपके पास रहता। आपने ठा करके निकाल के उसको फटाफट गिफ्ट कर दिया चाइना को कि चल यार एक डिस्प्यूट तो हमारे सिर पे ना हो। अक्साई चीन आपने फटाफट वहां उसलिए दे दिया कि चलिए जी कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर आप में वो काबिलियत होती जैसा आप बता रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या ठोक के मारा, पता नहीं किसको मारा, कैसे मारा, सपने में मारा, मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप में वो बात हो जाती। आपने एक बहुत अच्छी सी बात निकालने की कोशिश करी है नेबरली रिलेशंस की। बांग्लादेश में भी श्रीलंका में अभी फ्लड्स आए थे, आपकी कंप्लेंट थी, मेरी नहीं थी, आपकी कंप्लेंट थी कि इंडिया इतना बढ़ चढ़ के उस फ्लड्स में उनकी मदद क्यों कर रहा है, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तानी सिटीजन्स थे उनके स्टेटमेंट थे जो श्रीलंका में थे कि भाई हमें उन्होंने बचाया, दे वर ग्रेटफुल। सो मैं ये जरूर कहूंगा एज अ कंट्री वन कैन बी अप्रिशिएटिव एंड ग्रेटफुल। चाहे मेरे कंट्री के एक आदमी को अगर हिंदुस्तान ने बचाया है, आई कैन बी ग्रेटफुल। मुझे आप एक इंसिडेंस ऐसा दे दीजिए जहां पाकिस्तान ने मुझे बचाया है। भूटान नेपाल आपको भी मालूम है, एक दिन के लिए अगर केरोसिन ऑयल बंद कर दूं कहानी खत्म हो जाएगी, एक दिन के लिए। आपने बात कर दी बांग्लादेश की। बांग्लादेश पूरे एशिया में सबसे अच्छी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कर रहा था और वो अकेले एक चीज के बलबूते पर कर रहा था। आरजू जी मेरे प्रूफ्स के ऊपर जाइएगा, मेरे स्टेटमेंट पर मत जाइएगा, गूगल करिए साथ साथ कि मैं जो कह रहा हूं ठीक है या नहीं। बांग्लादेश अकेली एक चीज के ऊपर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग ले गया और वो है कपड़ा व्यापार, कपड़ा बनाने पर, और उसका कंप्लीट कपड़े का वो व्यापार मेरे इंडिया के कपास पर था जो हम उसको देते थे। ऐसा नहीं है क्योंकि हम फ्री में दे रहे थे, दान में दे रहे थे, लेकिन अगर रोकने वाली बात आ जाती तो हम उसको उस तरह से रोक लेते। मालदीव्स की बात करी, मालदीव्स ने मदद मांगी थी और हमारे स्पेशल फोर्सेस गए थे उनकी उस गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने, ये रिकॉर्ड पर है। और बांग्लादेश और मालदीव एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हम देश की सरकार को बचा सकते हैं तो उस पर कब्जा भी कर सकते हैं। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा भाई, जिस सरकार को बचा पाते हो आप, मुजीबर रहमान की फैमिली को अगर आप बचा पाते हो तो वहां कब्जा भी हो सकता है, बट नहीं, दैट इज नॉट सो। इसलिए लास्ट जो आपने बड़ी अच्छी सी बात कर दी कि पाकिस्तान की सारी की सारी डॉक्ट्रिन डिफेंसिव है। मतलब देखो कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। अब आरजू काज़मी जी आप बताइएगा, क्योंकि इस समय आपको जज बनना पड़ेगा हमारे बीच में, आप बताइएगा आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या ये बोलती है कि फर्स्ट स्ट्राइक या सेकंड स्ट्राइक? आप बता दीजिए। डिफेंसिव तो तभी हो क्योंकि वो अल्टीमेट वेपन है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं बिकॉज बाकी जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं उसमें आपको मालूम है कि आप में मतलब गलत शब्दों में बोल रहा हूं, उसको पर्सनल मत लीजिएगा, ये बात करने के तरीके होते हैं कि उसमें आप ट्रेडिशनल वॉर में आपकी औकात है ही नहीं कि आप मेरे टैंक से टैंक मैच कर दोगे, मेरे सैनिकों से सैनिक मैच कर दोगे, मेरी आर्टिलरी से आर्टिलरी मैच कर दोगे, मेरी मैकेनाइज्ड फोर्सेस से मैकेनाइज्ड फोर्सेस मैच कर दोगे, नहीं कर पाओगे। ये इसमें कोई मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इवैल्यूएशन की बात करो। लेकिन जो अल्टीमेट वेपन माना जाता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, एंड दैट इज योर थ्रेट, जो हमेशा से जिसके भरोसे आप लोग चलते चले आए हैं, एंड दैट इज न्यूक्लियर। एक बार आरजू काज़मी जी झूठ बोल दीजिए अपने देश की खातिर, एक बार झूठ बोल दीजिए कि यस मेरी न्यूक्लियर पॉलिसी डिफेंसिव है, नो फर्स्ट स्ट्राइक है, मैं मान जाऊंगा कि हम लोग गलत है, हम झूठ बोल रहे हैं कि आप लोग अग्रेसिव। आप मुझे एक जगह बता दीजिए, एक जगह प्रूव कर दीजिए कि जहां हमने आपको बोला हो कि यस यहां से आप टेररिज्म कर रहे हैं, यहां पर आपका मसूद है, यहां पर आपका ओबामा है, उसामा है, यहां पर आपका हाफिज है, यहां पर आपका लखवी है। आपको हम इतने एक्सटेंट तक प्रूफ दे सकते हैं जहां पर हमने आपको अपनी कंट्री में बुलाकर पठानकोट में आपके आईएसआई के लोगों को दिखा भी दिया कि ये है। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने नहीं मानना है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात चल रही है इस समय कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। मैं मानता हूं कि हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको अभी भी बोला
कोई एक गवर्नमेंट दे दीजिए मुझे जो 5 साल की स्टेबिलिटी के साथ अगले 5 साल कर रही है, मैं उससे बात कर लूंगा। मैं तो कह रहा हूं आरजू काजमी से बात करा दीजिए मेरी। मैं नदीम साहब से जैक लगा रहा हूं कि नदीम साहब गारंटी कर दीजिए शो के अंदर, खुलकर बोल दीजिए कि आरजू काजमी इज सेफ फॉर नेक्स्ट 5 years। उसके चैनल को कोई नहीं रोकेगा, उसके कोई अकाउंट को टच नहीं करेगा। आरजू काजमी के लिए जिंदाबाद। और वो बाकी आपके आईएसपीआर नहीं, वो आईएसआई जो एक वो यूट्यूबर्स को अवार्ड देती है वो देश की देशभक्ति के लिए, भाई उसको क्यों नहीं देते? वो तो अपने देश के लिए बड़ी अच्छी क्रिटिक है, आंखें खोलकर बात कर रही है। आपने एक वो उस बंदे की बात और कर ली, वो क्या आईएसपी, वो क्या बदमाश चौधरी या कौन सा चौधरी, कोई है ना चौधरी साहब आपके यहाँ, तो वो जिस तरीके से बोल रहे थे, आपको लगता है कि वो एक एज अ कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बात कर रहे थे? कितनी छोटी बात कर दी, पैसा वसूल। ये कोई नचकनियों वाला डांस देखने आया हुआ है कोई जो पैसा वसूल होगा? है कोई एक्स रेटेड मूवी देखने आए हुए हैं जो पैसा वसूल होगा? मेरा ख्याल ये मेजर साहब जवाब देंगे इस बात का कि वैसी जबान से इस्तेमाल होगी। अपना नहीं अपनी कंट्री का स्टैंडर्ड गिरा दिया ये बोलकर पैसा वसूल। बाकी बोलना चाहिए था ठोक के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पैसा वसूल। ओ माय गॉड, व्हाट अ चीप स्टेटमेंट, मेंटालिटी। जी मेजर साहब, ये बहरहाल ये और अल्फाज तो यकीनन ये वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए थे। एक डिसेंट तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। अव्वल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होनी चाहिए थी। मुझे तो ये लगता है कि पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर फौज क्यों कर रही है? जी देखिए हर डिपार्टमेंट में जो मुल्क का होता है उसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। हमारा जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है उसने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। बार बार इंडियन जब जिग्विस्टिक स्टेटमेंट्स आती हैं, थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स आती हैं इंडिया की तरफ से, तो उसके ऊपर हमें उसको रिप्लाई करना होता है, हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। आईएसपीआर का यही काम है। फिर जिस तरह कर्नल साहब ने डीजी के बारे में इस तरह से गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं समझता हूँ कि इनको भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क के डीजी आईएसपीआर हैं। ठीक है, फिर उनका एक लेवल है, यहाँ तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है कि लेफ्टिनेंट जनरल, ये खुद भी जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर पहुंचना। अपने देश की आर्मी के ऊपर फख्र करो, आप अपनी देश की आर्मी पर फख्र करो। आई वांटेड यू टू डू दैट। मैंने वो वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अगर आईएसपीआर चीफ यही तरह की लैंग्वेज समझता है तो बात तो उसी में करनी पड़ेगी। और आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर एटलीस्ट पैट्रियट, कि अपने देश के बारे में, अपने देश के जनरल के बारे में आप सुनने को तैयार नहीं हो। आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। दूसरी बात ये कि देखिए इनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई हैं वो कोई बड़ी लविंग स्टेटमेंट्स तो कभी नहीं है। अजीत देव साहब जिस तरह बात करते हैं, आरएसएस वाले जिस तरह बात करते हैं, और ठाकरे साहब पिछले जमाने में होते थे तो विकेट उखाड़ देते थे, जाके पीछे उखाड़ देते थे। ठीक है, अभी पाकिस्तानी टीम मैच खेल रही है तो पूरी बोतलें स्टेडियम में आ जाती थी। अभी बांग्लादेश वाले इसलिए नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है, वहां पे भी इसी तरह का है। और बल्कि वहां पे ज्यादा इस वक्त मैं समझता हूँ कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इस वक्त जो हर मस्जिद के ऊपर, अभी कल भी एक मस्जिद के पास फोड़ मचाई हुई थी। हर रोज एक मस्जिद गिराने के चक्कर में होते हैं। हर रोज कहते हैं जी इस मस्जिद के नीचे राम मंदिर निकल आया, कोई मूर्ति निकल आई है, ताजमहल के भी पीछे पड़ गए। हर रोज कोई एक गली का नाम चेंज कर देते हैं, इलाके का नाम चेंज कर देते हैं, अहमदाबाद का नाम चेंज कर। पाकिस्तान का इससे क्या फर्क? पाकिस्तान का इससे क्या फर्क? देखिए पाकिस्तान का इससे क्या फर्क? पाकिस्तान का इसके अंदर क्या हिस्सा? इंडिया को एक सेकुलर कंट्री समझता था और इंडिया का यही पोस्चर है कि हम एक सेकुलर कंट्री, लेकिन इट इज नो मोर अ सेकुलर कंट्री। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अब जब ये एक्सट्रीमिज्म आपके पास आ गया तो उस एक्सट्रीमिज्म का इजहार आप अपने मिलिट्री मसल से भी कर रहे हैं और इसीलिए सारे नेबर ट्रैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर जिस दिन भी इस पोस्चर को खत्म करके रिस्पेक्ट के पोस्चर पर आ जाएं कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, नेबर्स की आप रिस्पेक्ट करने लगे। आपके देखें जयशंकर साहब ने अभी एक बहुत अच्छा उन्होंने एक एक्ट किया बांग्लादेश के अंदर। ही हिमसेल्फ केम एंड शुक हैंड विद आवर स्पीकर एंड वो आप देखें कि उसकी कितनी पसीराई हुई पाकिस्तान में। हम जैसे लोगों को भी मौका मिला कि जनाब अमन को चांस दिया जाए। देखिए दोनों मुल्कों में इस तरह के लोग थोड़ा कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वहाँ एक्सट्रीमिज्म में हमारे इतना नहीं है। बाकी बात करना, हमारा प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट मौजूद है, आप जब भी बात करना चाहें बात कर सकते हैं।
देखिए पॉलिसियां हमारी सस्टेन कौन होती है सी चाहे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है। उस इस गवर्नमेंट वक्त का नाम तो प्रेजेंट बताओ सर। नदीम जो भी भाई, गवर्नमेंट है इस वक्त नदीम भाई, उस गवर्नमेंट का नाम तो बताओ, उस गवर्नमेंट का नाम। अब अगर आप उसको देखें देखें ये तो एक, फिर आप उसमें जा रहे हैं इमेच्योरिटी वाली चीजों में, हम बात कर रहे हैं मेच्योरिटी के साथ कि जनाब अच्छा चलो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, चलो डन। गवर्नमेंट टू सिक्योरिटी से गवर्नमेंट, मिलिट्री टू मिलिट्री बात कर लें आप इस मिलिट्री वक्त टू मिलिट्री बात करते हैं, चलो डन। ठीक है। और इस चीज को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। उसकी वजह यह कि देखिए दोनों को अभी एक एहसास हो चुका है कि दोनों जो है इज आर नॉट पीनट्स फॉर ईच अदर, राइट। प्रीवियसली इंडिया यूज्ड टू थिंक कि जनाब हम अखंड भारत का उनका जिस तरह से वो लोकसभा में भी उन्होंने नक्शा लगाया हुआ है, तो दे हैड अ प्लान कि जी हम ये सारा इलाका ले लेंगे। और अभी पता नहीं कहाँ कहाँ तक हिस्ट्री को ये खोद रहे हैं कि जी यहाँ पे फला नहीं आए थे, यहाँ पे तो बस अशोक ही पैदा हुआ था शुरू से, उसी ने सब कुछ किया था, कोई मुगल बादशाह नहीं आए। जो मुगल बादशाह भी थे वो सारे करप्ट थे और उन्होंने जनाब हिंदुओं के साथ बहुत बुरा सलूक किया। आप देखिए कि अगर यही लोग इस तरह के हुक्मरान होते तो आप आज वहां पे एक भी हिंदू नहीं होता, क्योंकि उनके हाथ में तलवार। लेकिन मेजर साहब, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन मेजर साहब भारत में तो बात की जा रही है ना, कहा जा रहा है कि इधर मंदिर था। एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो कहते हैं जिधर मंदिर था तो डिमोलिश करके वहां पे कहते हैं अगर मस्जिद हो या कुछ भी। सर हमारे तो बगैर किसी वजह के मंदिर गिरा दिए जाते हैं, हम तो बगैर किसी रीजन के डिमोलिश करे चले जा रहे हैं। सिंध में बहुत बहुत मंदिर हमने तोड़ दिए। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए सर एक काम कीजिए, सबसे पहले आरजू काजमी जी फोन उठाइए, गूगल कर देखिए 1947 में आपके पास कितने हिंदू थे, कर लीजिए गूगल। आपकी पॉपुलेशन की क्या परसेंटेज हिंदू थी और आज क्या है, पहली बात। उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स के लिए बात करी है, आप मेरे यहां भी यही काम करिए कि मेरे पास 1947 में कितनी परसेंट मुस्लिम थी और आज कितनी है। जिसकी बड़ी है वो सेकुलर है, जिसकी घटी है वो अत्याचारी है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उससे भी बड़ी बात, अगर एक मस्जिद गलती से किसी भी तरह से गलत तरीके से अगर गिराई गई है, मैं इसको भी मानने के लिए तैयार हो जा रहा हूं कि अगर गलत तरीके से गिराई गई है, मेरी कंट्री, मेरी मर्जी, मेरे मुसलमान, पाकिस्तान का क्या लेना देना? पाकिस्तान का क्या लेना देना? इसलिए भाई आपको हमारे ओवैसी ने बताया ना आपकी कंट्री में आके कि कृपया कर हमें वक्त दीजिए, हमें आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आपसे 100 गुना ज्यादा खुश हैं भारत में, वो हमारा देश है, जो हमारा देश है उसमें आपका। और सबसे बड़ी बात, ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? बात तो वेनेजुएला की चल रही थी, बात स्ट्राइक पर चल रही थी कि हाँ भाई वो क्या स्ट्राइक ठीक है या नहीं है। बात आपने बोला ना कि कर्नल साहब को इस तरह के गलत अल्फाज नहीं करने चाहिए, बदमाश चौधरी, जो मैंने बोला, मैंने जानबूझ के बोला सो दैट इट मस्ट ट्रिगर, आपको थोड़ा सा ट्रिक करे। भाई आपने मेरे प्राइम मिनिस्टर को गैंगस्टर के साथ जोड़ दिया तो आपने वाहवाही लूट ली, और मैंने आपको किसी की लैंग्वेज का एग्जाम्पल नहीं, स्पेसिफिक कोट कर दिया कि उसने बोला पैसा वसूल। आप सोच लीजिए, मुजरों में होता है पैसा वसूल, आई होप यू नो दैट, किस एरिया में होता है वो आई होप यू नो दैट। तो आप ही बताइए कर्नल साहब ने क्या गलत कर दिया आपसे? ये एक तरह से आपको रिवर्स करना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो गैंगस्टर नहीं बोला। आरजू काजमी इज सिटिंग देयर, आपने गैंगस्टर बोला, मोदी की तरह आपने बोला, और गलती से बोला। नहीं, हमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है ख्याल रखना चाहिए बिल्कुल कि कोई भी जो है हमारे आर्गुमेंट में सर कोई भी हर्ट ना हो जी। नहीं हर्ट ना हो, नहीं है, हर्ट हो जाए कोई बुराई नहीं, बट आई मस्ट नॉट मीन इट, मैं उसको मीन ना करूं। मैं बोल रहा हूं ना, मैंने आपको बोला ना कि मैंने बदमाश चौधरी वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया कि इट मस्ट ट्रिगर, कि आपके अंदर वो पिंच करे कि देखो यार हमारे आर्मी के ISPR के जनरल साहब को ऐसे कह दिया। आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए जो उन्होंने कोट किया कि RSS ने आपके किस अपॉइंटमेंट को कोई नाम लेकर बोला हो आज तक, आप बता दीजिए। चलिए मेरे को एक एग्जांपल दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एंड ये हम अप्रिशिएट करते हैं और मतलब अपने लिए, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस्लामिक लॉ फॉलो करें, शरिया लॉ फॉलो करें या कौन सा लॉ, आपका मर्जी। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि कहीं पर भी दुनिया में
किसी भी तरह का अत्याचार हो, नहीं होना चाहिए। बड़ी सीधी सीधी बात है। और अगर आप उसको आर्टिकल 370 पर ले जाओ, पता नहीं ऑफर पर ले जाओ, मेडिएटर पर ले जाओ, किसको बनाओगे मेडिएटर? है कोई ऐसा मेडिएटर आपके नजर में जो मेडिएट कर पाएगा? और अगर आज आपके शो पर लाइव किसी ने बोला है मेडिएटर होना चाहिए, तो शिमला एग्रीमेंट क्यों करते हैं आप? आपके प्राइम मिनिस्टर साइन क्यों करते हैं शिमला एग्रीमेंट कि ये हमारा बायलैटरल मामला है? मेडिएटर की बात कहां से आ गई? आप बता दीजिए मुझे। आप तो वो वाली जाबाज फौज हो, जिसने हमें झुका दिया, हम झुक गए भाई। आपको मुबारक हो ऐसी लड़ाई जहां आपके 13 एयरबेस उड़ जाए, आपकी कंप्लीट एयर डिफेंस उड़ जाए, आपकी PL-15 मिसाइल जो है वो एक्सपोज हो जाए, उसी की टेक्नोलॉजी को लेकर आपका तैमूर मिसगाइड होकर पता नहीं कहीं और लग जाए। मैं क्या करूं इसमें? मैंने तो इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। अगर हम देखिए, हमने जो लर्न ये करना है कि वेनेजुएला जैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि वो गलत हुआ, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि वो गैंगस्टर्स ने किया है, ओ भाई उस गैंगस्टर के साथ तो गोदी में आप बैठे हुए हो, गप्पी पप्पियां झप्पियां तो तुसी पा रहे ने, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ सर। वो तो हमने 20 साल पहले भी किया था सर, आप भूल गए। हमने अफगानिस्तान में किया था। तो फिर मोदी कैसे गैंगस्टर हो गया? तो मोदी को कैसे आप बीच में ले आए? लास्ट कमेंट मेजर साहब आपका जी। हाँ, देखें, मोदी साहब जो है उनके साथ आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रम्प के साथ जो है वो उनके पेट पे अपना मुंह मल रहे होते थे गले मिलने के चक्कर में, और किस तरह से जनाब वो उनको झप्पियां पाने की कोशिश करते थे। ठीक है, वो हाइट में ज्यादा थे, और किस तरह उनका हाथ पकड़ करके जनाब वॉशरूम की साइड भी जा रहा है तो उसका हाथ पकड़ के ले जा रहे होते थे। अब आप देख लीजिए कि वो अगर वो नाराज हो गया और उसने यही कहा, अब वो कह रहे हैं कि ये जनाब कैन आई सी यू। अब इस लेवल के ऊपर आप जा चुके हैं, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुके हैं। और कहने का मकसद ये कि देखें, अब एक पॉइंट पर आ जाएं, इन सब चीजों को छोड़ें, ब्लेम गेम। बात है कंसंट्रेटेड, जो एक उसको फोकस करना चाहिए, वो है अवाम की, दोनों मुल्कों के अवाम में ऐसा कोई जज्बा मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। हाँ, उस वक्त जरूर उनके दरमियान एक हेटेड पैदा होती है जब वो सुनते हैं कि वहां एक मस्जिद तोड़ दी। जाहिर है हम मुसलमान हैं तो हमारे किसी भी दुनिया में कहीं मस्जिद तोड़े, इसी तरह आप लोगों में भी अगर कोई मंदिर टूटे तो आपके जहन में, आपके लोगों, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और जब वहां पे इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो तंजीमें हैं जो मुसलमानों को मारती हैं, तंग करती हैं, तो हमें उसका चीजों को अगर हम खत्म कर लें तो हम मिलें और बैठे और ये खत्म करेंगे जी कौन सी गवर्नमेंट, कौन से लोग। एक दफा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर हम इसको डिसाइड कर लें तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द पाकिस्तान इंडिया में अमन हो सकता है। उसकी वजह ये कि अब जंग नहीं हो सकती। देखिए, आप छोटे मोटे एक्सट्रीमिस्ट तो आप कर सकते हैं, इस तरह की हरकतें कर सकते हैं जो आपने की, जंग नहीं हो सकती। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपने खुद कह दिया कि अच्छा जी हम जो है ना ये कन्वेंशनल नहीं लड़ सकते, तो हमने यही पॉलिसी या ये व्हाटएवर इट इज, आपको वो तो उसके तो इंडिकेटर्स अलग हैं कि अगर हैड वी बीन सो वीक तो यू वुड हैव टेकन आवर कश्मीर, राइट? इतना कोई मुश्किल नहीं था आपके लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त कोई पीनट नहीं है, हम जवाब देने की पोजीशन में, यू कैन नॉट टेक अ सिंगल इंच। तो बेहतर है खत्म करें इसको। अब हम जंगों वाला दौर से निकल आ चुके हैं हम दोनों कंट्री। हमें अब बैठना चाहिए और इन मसलों को रिजॉल्व करना चाहिए कि ठीक है भाई, अभी जो कुछ होना था हो गया, फॉरगेट अबाउट दिस एंड फॉरगेट अबाउट यू, फॉरगेट अबाउट दिस एंड वी फॉरगेट अबाउट दैट, और अब मिलके बात करना चाहिए। बिल्कुल सर, बातचीत होनी चाहिए और सबके साथ बैठकर होनी चाहिए। यकीनन इसके लिए आपको अफगानिस्तान के साथ भी बैठना पड़ेगा, इसके लिए आपको बलूचिस्तान के साथ भी बैठना पड़ेगा और हिंदुस्तान के साथ भी बैठना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहती, लेकिन जो होगा वो यकीनन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ के लोगों को, जो खासतौर पे जो पंजाब के लोग हैं, उनको अच्छा लगे। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने आज ज्वाइन किया शो। थैंक यू सो मच एंड आई होप के बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। और एक तो ये रमान डकैत वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं थैंक यू ऐसे कर लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। उसका वो फेस भी